चलिए अब आते हैं फॉर्म टैग का स्टैंडर्ड सिंटेक्स क्या होता है एचटीएमएल के अंदर। ये है आपके सामने फॉर्म टैग का स्टैंडर्ड सिंटेक्स। ध्यान दीजिएगा, वी राइट द फॉर्म टैग। फॉर्म टैग के साथ जो मिनिमम एट्रीब्यूट्स हैं वो दो हैं। एक का नाम होता है एक्शन, ध्यान दें, और एक का नाम होता है मेथड। प्लीज गौर से सुनिएगा, ये दोनों क्या है ना। सबसे पहले एक्शन की बात करते हैं। मुझे बताइए, वापस मैं लौटता हूं अपने डायग्राम पे। ये जो मैंने अभी आपको डायग्राम दिखाया, इसमें ये जो भी डेटा यूजर फिल कर रहा है, ये डेटा एचटीएमएल सर्वर पे भेजेगी, यस और नो? एचटीएमएल ये डेटा पूरा सर्वर पे भेजेगी, राइट। अब जब ये डेटा सर्वर पे जाएगा तो कोई प्रोग्राम होना चाहिए जो इस डेटा को रिसीव करेगा। कोई प्रोग्राम होना चाहिए जो इस डेटा को रिसीव करेगा। सही बोल रहा हूं? वो प्रोग्राम आप मानते हैं पाइथन में होगा, वो प्रोग्राम आप मानते हैं पाइथन में होगा, तो उसका कुछ नाम होगा, उस प्रोग्राम का कुछ नाम होगा और एक्सटेंशन .py होगा। एग्री करते हैं? तो जिस प्रोग्राम को ये डेटा सेंड करना है, जिस प्रोग्राम को ये डेटा सेंड करना है, गौर कीजिएगा, उस प्रोग्राम का नाम अपन लोग मेंशन करते हैं इस जगह पर जहां आपको दिख रहा है एक्शन। यानी यहां पर उस वेब पेज का नाम आता है, सर्वर साइड के उस कोड का नाम आता है जहां ये डेटा जाकर सबमिट होगा। सो दिस इज नेम ऑफ द सर्वर साइड कोड। सर्वर साइड कोड, पाइथन में कोड को क्या बुलाते हैं? पाइथन में कोड को क्या बुलाते हैं? स्क्रिप्ट। सो दिस इज द नेम ऑफ द सर्वर साइड स्क्रिप्ट which will receive this data, which will receive this data। और फिर ये स्क्रिप्ट क्या करेगी, जरा आगे बताइए, ये स्क्रिप्ट क्या करेगी? फिर ये स्क्रिप्ट कम्युनिकेट करेगी विद डेटाबेस और ये पूरा डेटा डेटाबेस के अंदर स्टोर करेगी, राइट। तो मान लीजिए आपने जैंगो में एक पाइथन की स्क्रिप्ट बना के रखी हुई है register.py, तो यहां पर आप register.py लिखेंगे। समझ में आया? तो क्या मैं ये बोल सकता हूं फॉर्म टैग HTML को register.py से कनेक्ट कर देगा? फॉर्म टैग HTML को register.py से कनेक्ट कर देगा? कर देगा। तो register.py को पूरा डेटा चला जाएगा। दिस इज वन थिंग जो आप हैंडल करेंगे यूजिंग एक्शन। सो एक्शन में सर्वर साइड के उस कोड का नाम आएगा जिसको ये डेटा अपन करेंगे सेंड। हो सकता है अभी आपको बात में उतनी ज्यादा क्लैरिटी ना मिल रही हो, जैसे ही जैंगो एंड पे पहुंचेंगे आपको अच्छे समझ में आएगा कि अगर जैंगो HTML से डेटा लेगा तो दिस ओनली वन वे, और वो है कि हम यूज करें फॉर्म टैग। अगर जैंगो को HTML से डेटा लेना है तो सिर्फ एक ही तरीका है, और वो तरीका है HTML वो डेटा सेंड करे यूजिंग फॉर्म टैग। पहला पॉइंट क्लियर हुआ? पहला पॉइंट क्लियर हुआ सबको? ठीक, अब ध्यान से सुनिए दूसरा पॉइंट। ये बताइए अपना फर्स्ट लेक्चर याद करके, फर्स्ट लेक्चर आई होप 15 मई को जो हुआ था, ये जो हम पूरी कहानी सुन रहे हैं ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है। ये पूरा जो आप कोर्स पढ़ रहे हैं ये क्लाइंट और सर्वर पे बेस्ड है, राइट। क्लाइंट मतलब आपका HTML पेज, सर्वर मतलब आपका जैंगो या पाइथन का कोड। यही है ना क्लाइंट और सर्वर? ओके। और इन क्लाइंट और सर्वर के बीच में इंटरनेट है। इन क्लाइंट और सर्वर के बीच में इंटरनेट है, राइट। अब ये जो क्लाइंट और सर्वर आपस में कम्युनिकेट करेंगे, ये जो डेटा सेंड होगा, जो रिस्पॉन्स आएगा, आप मानते हैं ये कुछ रूल्स के तहत आएगा, ये कुछ रूल्स फॉलो करेगा। और अगर आप CS ब्रांच से हैं तो आप जानते होंगे कंप्यूटर साइंस में रूल्स आर नथिंग बट प्रोटोकॉल्स। तो रूल्स आर नथिंग बट प्रोटोकॉल्स। और जब क्लाइंट और सर्वर आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो आई होप सब जानते हैं जो प्रोटोकॉल यूज होता है इंटरनेट पे सबसे पॉपुलर, दैट प्रोटोकॉल इज कॉल्ड एज HTTP प्रोटोकॉल। दैट प्रोटोकॉल इज कॉल्ड एज HTTP प्रोटोकॉल, वेयर HTTP स्टैंड्स फॉर hypertext transfer protocol, where HTTP stands for hypertext transfer protocol। इसीलिए मैंने आपको फर्स्ट डे भी एक बात बोली थी, आई डोंट नो आपको याद है कि नहीं है, मैं याद दिला देता हूं। इसीलिए अपन कहते हैं जो यहां से रिक्वेस्ट जाएगी वो कहलाती है HTTP रिक्वेस्ट। सुना ये वर्ड आपने?
और जो यहां से रिस्पॉन्स आएगा वो कहलाएगा HTTP रिस्पॉन्स। जो रिक्वेस्ट जाएगी वो कहलाएगी HTTP रिक्वेस्ट, जो रिस्पॉन्स आएगा वो कहलाएगा HTTP रिस्पॉन्स। जैसे मैं और आप भी हिंदी में बात कर रहे हैं तो कुछ रूल्स फॉलो कर रहे हैं ना, जो हिंदी लैंग्वेज ने दिए हैं। अगर मैं हिंदी में नहीं बोलूंगा, अगर मैं किसी और भाषा का इस्तेमाल करूंगा, कुछ और रूल्स यूज करूंगा बोलने के, तो आपको नहीं समझ में आएगा मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो जैसे दो इंसानों के बीच में लैंग्वेज रूल्स बताती है, ऐसे दो कंप्यूटर्स के बीच में प्रोटोकॉल्स रूल बनाने का काम करते हैं। और इंटरनेट का सबसे पॉपुलर प्रोटोकॉल जो ये रूल्स बनाता है, वी कॉल इट एज HTTP प्रोटोकॉल। ठीक है, तो अब हाँ ना में जवाब दीजिएगा। तो इसका मतलब ये जो ब्राउजर है जहां आपका HTML पेज चल रहा है, इससे HTTP प्रोटोकॉल समझ में आता है? 100% आता है, 100% आता है। और ये जो आपका वेब सर्वर है, इसको भी HTTP प्रोटोकॉल समझ में आता होगा? बिल्कुल आता होगा। ये दोनों सॉफ्टवेयर्स HTTP प्रोटोकॉल को समझते हैं, HTTP प्रोटोकॉल को जानते हैं। ओके, अब ये जो HTTP प्रोटोकॉल है, प्लीज प्लीज ध्यान से सुनना, ये जो HTTP प्रोटोकॉल है ये कुछ गाइडलाइंस देता है, दिशा निर्देश देता है, जो ब्राउजर और सर्वर को मानने पड़ते हैं। इन दिशा निर्देश, इन गाइडलाइंस में एक गाइडलाइन ये आती है कि जब डेटा सेंड करा जाएगा, कहां से सेंड हो रहा है डेटा? ब्राउजर से, क्लाइंट से। किसको सेंड हो रहा है? किसको सेंड हो रहा है? सर्वर को। तो वो कुछ रूल्स फॉलो करेगा, वो कुछ रूल्स फॉलो करेगा। इन रूल्स के दो नाम हैं, इन रूल्स के दो नाम हैं। एक नाम है गेट और एक नाम है पोस्ट। राइट? अगर आपसे कोई पूछता है क्या है ये गेट और पोस्ट, क्या है ये गेट और पोस्ट, तो हम बोलते हैं ये HTTP के मेथड्स हैं, ये HTTP की गाइडलाइंस हैं। सुनिए गेट क्या कहता है, फिर आप बताइएगा आपने इंटरनेट पे गेट देखा है कभी? देखिए, गेट कहता है जो भी डेटा यूजर ने फिल करा है, जो भी डेटा यूजर ने फिल करा है, कहां पे? HTML के इनपुट कंट्रोल्स में। जब वो डेटा सर्वर को पास होगा, जब वो डेटा सर्वर को पास होगा, तो URL में अपेंड होकर होगा। URL जानते हैं? URL जानते हैं? जो आपको ब्राउजर के एड्रेस बार में दिखता है, जो आपको ब्राउजर के एड्रेस बार में दिखता है। तो मुझे बताइए, आपने कभी ऐसा देखा कि आप किसी साइट पे गए, आपने उस साइट पे कुछ फिल करा, कुछ टेक्स्ट यहां पर लिखा, बटन क्लिक करा, तो ऊपर जो एड्रेस बार है उसमें आपको ये टेक्स्ट दिखता है ना? अपन इसको Amazon पे एक्सप्लोर करते हैं, ठीक? और Amazon क्या, आप तो गूगल पे कर लीजिए, Amazon तक भी क्यों जाएं अपन तो गूगल पे आते हैं। देखिए, मैं गूगल पे आता हूं और मैं गूगल पे आके Django ट्यूटोरियल सर्च करता हूं। यहां देखना आप, कहीं Django ट्यूटोरियल लिखा हुआ आएगा क्या? तो मैंने कहा Django ट्यूटोरियल, ये एंटर मैंने स्ट्राइक करा। अब ये मैं पूरा कॉपी कर रहा हूं, आप सिर्फ ढूंढने की कोशिश करो, आर वी एबल टू फाइंड द वर्ड Django ट्यूटोरियल इन दिस? बाकी सब छोड़ दीजिए, दिख रहा है? बताइए, जो मैंने टेक्स्ट लिखा था वो आपको कहीं दिख रहा है इस पूरे में? ये देखिए, ये रहा, दिखा? इससे ये साबित होता है कि इस समय गूगल का ये जो पेज है, ये गूगल के सर्वर को जो डेटा भेज रहा है, वो कैसे भेज रहा है? जल्दी बताइए, वो कैसे भेज रहा है? वो गेट से भेज रहा है। वो डेटा, वो छोड़ दीजिए, इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है, वो छोड़ दीजिए, अभी सर्वर एंड की चीजें आपने नहीं पढ़ी हैं। इसके अंदर बहुत सारा एक्स्ट्रा डेटा जा रहा है जो गूगल आपके ब्राउजर से उठा रहा है। आप बताइए, गूगल को ये पता है कि मैं इस समय भोपाल में हूं? बताओ, गूगल इस समय जानता है मैं भोपाल में हूं? आपने देखा गूगल ने मेरे होम पेज के नीचे मेरी लोकेशन दिखाई हुई है? चेक करिए, अगर मैं यहाँ कुछ भी लिख रहा हूं Django ट्यूटोरियल वगैरह, तो गूगल मुझे ये भी बता रहा है कि तुम भोपाल से एक्सेस कर रहे हो मुझे। देखिए बिल्कुल नीचे, दिखा? राइट? ये सब उससे रिलेटेड चीजें हैं। अभी छोड़ दीजिए इन सबको, आप तो अपने कंटेंट पे ध्यान दीजिए, दैट इज Django ट्यूटोरियल। हुआ क्लियर?
ऐसे ही लेट्स गो टू Amazon. Amazon पे लेट्स सर्च फॉर अ प्रोडक्ट, कुछ ढूंढते हैं, राइट? तो Amazon पे आकर मैंने सर्च करा, मान लीजिए OnePlus 70 Pro मोबाइल, ये सर्च मारा मैंने. अब आप देखिए ये जो ऊपर एड्रेस बार में कंटेंट आ रहा है, इसमें कहीं दिख रहा है कि मैंने वन प्लस सर्च करा है? बताइए, कहीं OnePlus Pro T दिख रहा है? ये रहा, राइट? सो दिस प्रूव्स कि डेटा बीइंग पास टू द सर्वर इज यूजिंग गेट. आप बताइए, जब आप कभी लॉगिन करते हैं, यूजर आईडी पासवर्ड लिखते हैं, तो आपको एड्रेस बार में दिखता है आपका यूजर आईडी और पासवर्ड कि नहीं दिखता है? नहीं दिखता है ना. और आप चाहेंगे कभी दिखे? एज अ कस्टमर आप चाहेंगे कि यूजर आईडी और पासवर्ड दिखे? नहीं चाहेंगे ना. तो जब डेटा छुपा के भेजा जाता है, हाइड करके भेजा जाता है, तो मैकेनिज्म यूज हो रहा होता है पोस्ट. और जब डेटा रिवील करा जाता है, तो मैकेनिज्म यूज होता है गेट, राइट? तो जरा गेट और पोस्ट के बारे में दो तीन जरूरी बातें अपन कर लें. सबसे पहले बताइए कौन है गेट और पोस्ट? सबसे पहले बताइए, अपन पढ़ रहे हैं गेट वर्सेस पोस्ट. ओके, फर्स्ट पॉइंट which we are going to discuss. नंबर 1, क्या है गेट और पोस्ट? ये बताइए जरा. गेट इज अ वे टू सेंड डेटा फ्रॉम क्लाइंट. स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ये सब स्लाइड्स में नहीं है. फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर. ओके. पोस्ट इज ऑल्सो अ वे to send the data from client to server. This is also a way to send the data from client to server. Okay. Second, get में डेटा दिखता है? कहां दिखता है? कहां दिखता है? वेरी गुड, डेटा दिखता है यूआरएल में अपेंड होकर. सो डेटा इज विजिबल as it gets appended in the address bar along with the URL. URL का मतलब समझ रहे हैं? वो सर्वर वाला पेज जिसको डेटा भेजा जा रहा है, सर्वर पेज to which data is being sent, okay. On the other hand, पोस्ट में जो डेटा होता है वो कभी दिखेगा नहीं. पोस्ट कभी डेटा रिवील नहीं करेगा. डेटा रिमेन्स हिडन, क्योंकि डेटा कहां से जाता है? बॉडी के अंदर से जाता है. एज इट गेट्स पास्ड in request body, as it get passed in request body. Am I clear? आ रही है बात समझ में? Right? Next point. Point number 3. पोस्ट के अंदर आप डेटा हमेशा नॉन सेंसिटिव पास करते हैं. We always pass non-sensitive data. जैसे सर्च डेटा. आपने क्या सर्च करा, ये अगर किसी को दिख भी रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन सोचिए जो आपका सेंसिटिव डेटा है, सेंसिटिव डेटा जैसे पासवर्ड, बैंकिंग डिटेल्स, इन सब के लिए यूज होता है पोस्ट. सो यूज्ड फॉर सेंडिंग sensitive data to the server. Used for sending sensitive data to the server. Right? Last difference. जो गेट है, आप उसमें कितना डेटा भेज सकते हैं
इसकी सर्वर्स पे लिमिट होती है। जो गेट है आप उससे कितना डेटा भेज सकते हैं, इसकी अलग अलग सर्वर या ब्राउजर की तरफ से लिमिट सेट होती है, राइट। सो गेट हैज अ लिमिट on the number of characters which can be passed to the server। आप सर्वर को कितने कैरेक्टर्स पास कर पाएंगे, इस पे एक लिमिट होती है, which can be passed to the server। ओके, और ये लिमिट नॉर्मली 2048 कैरेक्टर्स की होती है। नॉर्मली इट इज 2048 कैरेक्टर्स। कहने का मेरा मतलब, अगर मैंने एक बहुत बड़ा रजिस्ट्रेशन पेज बनाया है जिसमें 3000 कैरेक्टर का डेटा है, तो गेस करिए सर्वर तक कितना जाएगा? सिर्फ 2048 जाएगा, बाकी का डेटा लॉस्ट हो जाएगा। समझ में आई बात? क्लियर हुआ? ऑन दी अदर हैंड, पोस्ट की तरफ से ऐसी कोई अपर लिमिट नहीं होती है। नो अपर लिमिट ऑन डेटा विद पोस्ट। और इसके बारे में और डिटेल में हम बात करेंगे जब हम सर्वर साइड का कोड लिखेंगे। एनक्रिप्टेड नहीं प्रियंक, इट्स ओनली पास इनसाइड द बॉडी ऑफ द रिक्वेस्ट। द डेटा इज ओनली पास इनसाइड द बॉडी ऑफ द रिक्वेस्ट। ओके प्रियंक, वेरी गुड। अगर 3000 कैरेक्टर सेंड करने हो तो पोस्ट है। इसका मतलब बताइए पोस्ट कब कब लेना चाहिए और गेट कब कब लेना चाहिए? सर्वर को डेटा भेजते वक्त गेट कब लेना चाहिए और पोस्ट कब लेना चाहिए? फाइनल कंक्लूजन दीजिए। गेट लेना चाहिए नंबर 1 जब डेटा छोटा हो, नंबर 2 जब डेटा सेंसिटिव हो, तब लेना चाहिए गेट। और पोस्ट कब लेना चाहिए? नंबर 2 जब डेटा लेंदी हो। ठीक, नंबर 1 डेटा लेंदी हो, नंबर 2 जब डेटा, सॉरी गेट में मैंने गलत लिख दिया, माय मिस्टेक। गेट में डेटा नॉन सेंसिटिव हो, छोटा हो और नॉन सेंसिटिव हो, राइट, नॉन सेंसिटिव। और पोस्ट में डेटा बड़ा हो या फिर डेटा सेंसिटिव। हुआ क्लियर? सुल्तान आप क्या पूछ रहे हैं? पोस्ट का 2 नंबर में रिक्वेस्ट बॉडी से मतलब मैं बताता हूं रिक्वेस्ट बॉडी का क्या मतलब है। देखिए ये डायग्राम की तरफ देखिए आप, जो डायग्राम अभी हम डिस्कस कर रहे थे। मैं आप लोगों को समझा रहा था ये वाला डायग्राम। जब क्लाइंट यानी HTML पेज सर्वर को डेटा भेजेगा तो ये डेटा अपने आप में HTTP रिक्वेस्ट कहलाएगा। राइट। ये जो रिक्वेस्ट है ये अपने आप में एक ऑब्जेक्ट होता है। पाइथन में ऑब्जेक्ट होते हैं, ऐसे HTTP का ऑब्जेक्ट बनता है यहां पर। इसको बोलते हैं रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट के अंदर फिल होता है आपका पोस्ट का डेटा। और अगर आप डेटा गेट से भेजते हैं तो वो डेटा आपको एड्रेस बार में जाता हुआ दिखता है। सुल्तान क्लियर हुआ? उसको अपन बोलते हैं रिक्वेस्ट बॉडी। ये जो ऑब्जेक्ट डेटा लेकर जा रहा है इसको अपन बोलते हैं रिक्वेस्ट बॉडी। जिसकी साइट है वो पोस्ट का डेटा देख सकता है। इसका बहुत टिपिकल आंसर है पंकज। जिसकी साइट है वो पोस्ट का डेटा देख सकता है, प्रोवाइडेड वो वेब सर्वर लेवल पे इस डेटा को एक्सेस करने का कोड लिखे। ये डेटा डायरेक्ट जैंगो को नहीं मिलता, ये डेटा पहले वेब सर्वर को मिलेगा, वेब सर्वर इसे जैंगो को देगा। ओके पंकज, ठीक। तो ये थी कहानी फॉर्म टैग के सिंटेक्स की, जिसके अंदर मैंने आपसे कहा कि डेटा जो भी पास होगा वो पास होगा 2 तरीकों से, ईदर गेट और पोस्ट। और अभी भी अगर आपको लग रहा हो
कि चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो रही है, नहीं समझ में आ रही है, कुछ दिन रुक जाइए, सर्वर पे आने दीजिए अपन को, आपको अपने आप पता चलेगा कि सर्वर पे जब आएंगे कैसे गेट का डेटा आएगा, कैसे पोस्ट का डेटा आएगा। अभी बस आप तीन बातें याद रखेंगे, अभी बस आप तीन बातें याद रखेंगे, और आपको तीनों ही मैंने अभी बताई हैं। समरी देता हूं। नंबर 1, अगर HTML को Django से बात करनी है, अगर HTML को Django से बात करनी है तो HTML को यूज करना पड़ेगा फॉर्म टैग। पहला पॉइंट समझ में आया सबको, हाँ के ना? आया। नंबर 2, अगर HTML को डेटा यूजर से लेना है तो HTML को यूज करना पड़ेगा इनपुट कंट्रोल। ये समझ में आया? ठीक है। और आज का थर्ड पार्ट, जब HTML या ब्राउजर Django को डेटा पास करेंगे तो डेटा पास करते वक्त फॉर्म टैग को यह बताना होगा डेटा एक्सपोज करना है कि डेटा हाइड करना है। ये तो समझ में आया? सिंपल वर्ड्स, डेटा दिखाना है पास होते वक्त कि नहीं दिखाना है। अगर डेटा पास होते वक्त दिखाना है तो डेटा हमेशा जाएगा यूजिंग, आप बताओ? वेरी गुड, वेरी गुड, डेटा हमेशा जाएगा यूजिंग गेट। और अगर डेटा छुपाना है तो डेटा हमेशा जाएगा यूजिंग पोस्ट। ये तस्वीर का एक पार्ट है। अब तस्वीर का सेकंड पार्ट आएगा आज से कुछ दिनों बाद, जब हम सर्वर पे जाकर इस डेटा को कैच करेंगे। यानी HTML में तो अपना बल्ला घुमा दिया है, HTML ने तो बैट घुमा दिया है, बॉल को उड़ा दिया है। अब Django को उस बॉल को कैच करना है, तो Django इस डेटा को कैसे कैच करेगा ये हम सर्वर एंड पे सीखेंगे। समझ में आया? तो HTML ने तो डेटा पुश कर दिया फॉर्म टैग से, नाउ डेटा इज फ्लाइंग ऑन द इंटरनेट and now it is going to hit the server. As soon as the data will hit the server, Django will come into action और फिर Django इस डेटा को कैप्चर करेगा जो Django के तरीकों से होगा। क्लियर?